हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वीडियो सीरीज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी सदिश राशि का कर्ल क्या होता है, किसी भी सदिश क्षेत्र के कर्ल का क्या मीनिंग है और उसका भौतिक महत्व क्या है। इस वीडियो में हम उसी कर्ल को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करेंगे। कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल का क्या मान होता है वो ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए माना यहाँ पर एक सदिश क्षेत्र है ए वेक्टर। कोई भी सदिश क्षेत्र हो सकता है। उस सदिश क्षेत्र के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है ओ, यहाँ पर हमें उस सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालना है। माना इस पॉइंट ओ पर सदिश क्षेत्र का मान ए वेक्टर है और इस ए वेक्टर को, इस कर्ल को हमें कार्तीय निर्देशांकों के रूप में लिखना है। इसलिए इस ए वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में माना कि ए वेक्टर का मान, सदिश क्षेत्र का मान ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में माना ए वाई है और जेड डायरेक्शन में माना ए जेड है। तो यहाँ पर कर्ल का मान ज्ञात करने के लिए इस बिंदु ए के चारों ओर हमें एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर माना इस बिंदु ओ के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल के एल एम एन है। माना उस अल्पांश क्षेत्रफल की जो लिया है वो के एल एम एन के द्वारा परिबद्ध है। तो उसको हमने नाम दे दिया इसकी भुजाओं को के एल एल एम एम एन और एन के। इस अल्पांश की लंबाई हमने मानी डी एक्स और चौड़ाई मान ली डी वाई है। क्योंकि यह अल्पांश क्षेत्रफल है इसलिए हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को डी एक्स डी वाई कंसिडर कर लिया है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। अब हम इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध इस क्षेत्रफल की जितनी भी लाइनें हैं, जो क्षेत्रफल जिन रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, उनका हम क्या निकाल सकते हैं, लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं इस क्षेत्रफल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटीग्रल निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस लाइन पर उस सदिश क्षेत्र का मान कितना है। तो देखिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हम लूप में चलेंगे के एल एल एम एम एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए बिंदु O पर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में सदिश क्षेत्र का मान है ए एक्स और अगर इस ए एक्स में y की डायरेक्शन में हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर पहले के एल लाइन के लिए हम देखना चाह रहे हैं सदिश क्षेत्र का मान क्या है, तो के एल किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ है, ए एक्स में परिवर्तन हुआ है, सदिश क्षेत्र के ए एक्स मान में परिवर्तन हुआ है। तो बिंदु O से इस बिंदु तक आने के लिए वाई एक्सिस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में आने में कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का x घटक कितना है, ए एक्स, और सदिश क्षेत्र ए एक्स में y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, y डायरेक्शन में ये किस प्रकार से परिवर्तित होता है, वो है परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। मतलब y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के यहाँ जो भी क्षेत्र है आपका, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, सदिश क्षेत्र हो सकता है, सदिश क्षेत्र के एक्स एक्सिस घटक में परिवर्तन की दर हो जाएगी डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई। ठीक है, तो अब ये सदिश अगर परिवर्तन हो रहा है डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, अगर हम सदिश क्षेत्र को के एल रेखा पर देखना चाहें तो O बिंदु से KL रेखा तक आने में इसमें कितनी कमी हो गई, तो O बिंदु से KL रेखा तक अगर ये इसको हम dy लेते हैं NK को, तो ये दूरी कितनी है dy और यहाँ तक ये dy/2 दूरी नीचे हमारी KL लाइन है। तो परिवर्तन कितनी दूरी तक होगा, dy/2 दूरी तक परिवर्तन होगा। तो रेखा KL पर ए एक्स में परिवर्तन या ए एक्स में कमी,
के मान में कितनी कमी आई है, तो वो कमी कितनी हो जाएगी, परिवर्तन हो रहा है डेल AX अपॉन में डेल Y, और दूरी कितनी है dy/2, और कमी है इसलिए माइनस में लिख देंगे। इतनी कमी किस में आई है, बिंदु O से KL रेखा तक आने में जो हमारा सदिश क्षेत्र है उसमें कमी आई है। अतः रेखा KL पर सदिश क्षेत्र का मान, अब KL डायरेक्शन किस में है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, तो KL में सदिश क्षेत्र का मान बिंदु O पर कितना था, AX था, और उसमें कमी कितनी आ गई, माइनस डेल AX अपॉन में डेल Y dy/2। तो ये हो गया रेखा KL पर सदिश क्षेत्र का मान। तो हमने KL पर सदिश क्षेत्र का मान निकाल लिया है। अब जिस तरह से हमने KL लाइन पर सदिश क्षेत्र का मान निकाला है, वैसे ही LM लाइन पर, MN लाइन पर और NK लाइन पर भी सदिश क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो पहले MN पर निकालते हैं। देखिए MN किस डायरेक्शन में है, माइनस एक्सिस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर सदिश क्षेत्र का मान माइनस में आएगा, और देखिए आएगा कितना, पॉइंट O पर कितना था AX, इसमें ऊपर की ओर जा रहे हैं y एक्सिस डायरेक्शन में, तो y एक्सिस डायरेक्शन में AX में परिवर्तन की दर डेल AX अपॉन डेल x, और दूरी कितनी तय की है dx/2। तो ये हो जाएगा MN रेखा पर सदिश क्षेत्र का मान। तो रेखा MN पर सदिश क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, माइनस AX प्लस डेल AX अपॉन डेल Y dy/2। यहाँ पर dy/2 होगा क्योंकि हम dy दूरी पर चले हैं। यहाँ O बिंदु से ये दूरी कितनी है, dy/2 दूरी है। क्लियर। अब देखिए LM रेखा पर सदिश क्षेत्र का मान देखें तो LM रेखा पर हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, y एक्सिस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मूल बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान AY है, तो ये हो गया AY, और मूल बिंदु से हम किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक्सिस डायरेक्शन में, तो AY में परिवर्तन की दर डेल AY/डेल x, और दूरी कितनी है dx/2। तो इसमें परिवर्तन ये हो गया, कुल परिवर्तन ये हो गया LM रेखा पर AY में। तो हमारे रेखा LM पर सदिश क्षेत्र का मान आ गया AY प्लस डेल AY अपॉन डेल x dx/2। इनको क्रमशः इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 देते जाएंगे। ऐसे ही अगर NK रेखा पर देखें, N से K की ओर रेखा पर देखें सदिश क्षेत्र का मान, तो देखिए यहाँ पर माइनस, क्योंकि हम y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और AY O बिंदु पर है। O बिंदु से हम कितनी दूरी पर आए हैं, हम दूरी पर आए हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है dx/2। तो हम dx/2 दूरी पर आए हैं, और A में परिवर्तन की दर, तो ये A में परिवर्तन, AY में परिवर्तन की दर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो गई डेल AY अपॉन डेल x इंटू dx/2। अब dx/2 प्लस है माइनस है, माइनस dx/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रेखा NK पर सदिश क्षेत्र का मान हमारे पास आ गया माइनस AY प्लस डेल AY अपॉन डेल x, माइनस dx/2 है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस dx/2, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमारे पास इस अल्पांश क्षेत्रफल DA की 4 जो लाइनों से घिरा हुआ है, KL, LM, MN और NK के लिए हमारे पास सदिश क्षेत्र का मान आ चुका है। तो इस पृष्ठ के लिए हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लाइन इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सभी लाइनों पर हमारे पास सदिश क्षेत्र का मान ज्ञात है। तो इस पृष्ठ का संपूर्ण लाइन इंटीग्रल KL, MN, का लाइन इंटीग्रल हो जाएगा A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ये जिन लाइनों से घिरा हुआ है, जिन लाइनों से मिलकर बना हुआ है, उनके लाइन इंटीग्रल के बराबर। तो पहली लाइन अगर हम KL लें तो K से L पे A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, दूसरी लाइन है L से M A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तीसरी लाइन का लाइन इंटीग्रल करें M से N A वेक्टर
डॉट डी एल वेक्टर, और चौथी लाइन है एन से के ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इन सभी लाइनों के लिए हमारे पास इन सदिश क्षेत्र का मान है वो रख देंगे। तो सदिश क्षेत्र का मान देखिए यहाँ पर के एल लाइन के लिए इक्वेशन नंबर 1 से ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2, ये हमारे पास पूरी के लाइन पर सदिश क्षेत्र का मान है जो एक समान है। इंटीग्रल से बाहर आएगा, इंटीग्रल क्या बचेगा, डीएल वेक्टर एल से के से एल के लिए। तो के से एल के लिए संपूर्ण लाइन का जो डीएल वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, डीएक्स, क्योंकि के से एल की लंबाई है डीएक्स। ऐसे ही एल से एम रेखा के लिए करें तो एल से एम रेखा के लिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में सदिश क्षेत्र का मान है और वो है ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2। और इस संपूर्ण लाइन का वैल्यू कितनी है, एल से एम। तो एल से एम यहाँ पर है डी वाई, तो ये हो जाएगा डी वाई प्लस एम से एन के लिए, एम से एन के लिए सदिश क्षेत्र का मान यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में है, माइनस के साथ है। तो यहाँ पर माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2, और इस लाइन इंटीग्रल m से n dl कितना है, dx प्लस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के लिए हो चुका है। फोर्थ लाइन की अगर बात करें तो n से k के लिए हमारे पास सदिश क्षेत्र का मान इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे हम, तो वो कितना आएगा, माइनस में माइनस कितना है, ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2, और n से l की संपूर्ण लंबाई है dy। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा ही सेम ए एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास और भी है, ए एक्स इंटू डी एक्स जो कि माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स, ऐसा ही सेम यहाँ पे माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस ये हो गया और ये वाली टर्म भी आ गई। अब देखिए बचा हुआ क्या है, ए वाई डी वाई, यहाँ पर देखिए ए वाई डी वाई लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब देखिए ये टर्म देखिए, डेल ए वाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, डेल और डी एक्स डी वाई, और यहाँ भी डी एक्स डी वाई कॉमन आ रहे हैं, तो बचेगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो इस तरह से इस अल्पांश क्षेत्रफल जो कि एक्स वाई तल पर है, उस एक्स वाई तल के लिए हमारे पास लाइन इंटीग्रल आ गया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ऐसे ही हम अभी एक्स वाई तल पर किया था, वाई जेड तल के लिए करेंगे और जेड अक्ष तल के लिए भी इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। बस एक्स वाई तल पर अल्पांश डी ए के लिए हमारे पास लाइन इंटीग्रल ये आ चुका है। अब देखिए एक्स वाई तल पर अगर हमारे पास कोई अल्पांश क्षेत्रफल होगा तो अगर उसकी दिशा की बात करें तो उसकी दिशा किस डायरेक्शन में होगी, के केप की डायरेक्शन में होगी। तो अब कर्ल की परिभाषा से, कर्ल की परिभाषा क्या कहती है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, तो यहाँ पर वेक्टर फील्ड अगर ए है तो कर्ल ऑफ ए क्या होगा, लिमिट डेल ए टेंस टू 0, अगर डी ए लिया है तो डी ए टेंस टू 0, और यहाँ डी ए किसके इक्वल है, डेल एक्स डेल वाई, तो डेल एक्स डेल वाई टेंस टू 0, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस, इस अल्पांश क्षेत्रफल के लाइन इंटीग्रल के लिए, तो डी ए वेक्टर अपॉन डी एल वेक्टर अपॉन में डी ए, और यहाँ पर डी ए को हम लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास ये क्या है,
कर्ल के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने लाइन इंटीग्रल KLMNK के लिया है और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस डायरेक्शन में है, k कैप की डायरेक्शन में है, तो ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन के लिए है। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का ये है z डायरेक्शन का घटक है, k कैप डायरेक्शन का घटक है, z घटक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z घटक। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 से क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का मान रखें तो ये आएगा लिमिट डेल एक्स डेल वाई टेंस टू ज़ीरो, डेल एक्स भी टेंस टू ज़ीरो है, डेल वाई भी टेंस टू ज़ीरो है। यहाँ पर अगर मान रखें तो ये आएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स डी वाई। यहाँ पर डेल है, ये अल्पांश दूरियाँ ही हैं, डी एक्स डी वाई डेल ए का मान है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ गया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, किसका मान, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट ये आ गया हमारे पास। को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। और देखिए 6 इक्वेशन में क्या है, ए वेक्टर का कर्ल है, उसका जेड कंपोनेंट है, तो ये इस तरह से आए हैं। ऐसे ही हम कर्ल ए वेक्टर के कर्ल का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए देखिए पहले जेड था, जेड के लिए वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसको कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर यहाँ एक्स, यहाँ मैं वाई और यहाँ जेड लिखूँ तो जेड के लिए पहले वाई का ए वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लिया है और उसके बाद में एक्स का लिया है। तो इससे क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें कर्ल ऑफ ए वेक्टर का एक्स घटक निकालना चाहें तो एक्स निकालने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले क्या आएगा, जेड, फिर क्या आएगा, वाई। तो ये हो जाएगा डेल ए जेड का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये आ जाएगा। देखिए जिस तरह से z का वाई एक्स आया था, z का वाई एक्स आया था, वैसे ही x का आ जाएगा z और y। ऐसे ही हम निकालें कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कौन सा घटक, y घटक निकालें। तो y घटक निकालें तो y के लिए पहले आ जाएगा x, फिर आ जाएगा z। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल z माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल x, तो इनको आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हम पूरी कैलकुलेशन करना चाहें तो यही मान आएंगे, इनको लिख देंगे इसी प्रकार, ये मान भी हमारे पास आ गए। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 में ए वेक्टर के कर्ल के z, x और y तीनों घटक आ चुके हैं, x, y, z। तो यहाँ पर टोटल कर्ल हो जाएगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू x घटक का i कैप, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर x घटक i कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर y घटक j कैप प्लस कर्ल ऑफ ए वेक्टर z घटक k कैप। अब इसको हम लिख देंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर के एक्स वाई जेड घटकों की वैल्यू पुट कर देंगे 7, 8 और 6 नंबर इक्वेशन से। तो ये आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई के प्लस वाई घटक के लिए यहाँ से लिखेंगे तो ये आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स जे के प्लस यहाँ पर z घटक को लिखेंगे तो आएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन से आ जाएंगे। अब देखिए ये जो आ रहा है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई केप, जे केप और के केप। यहाँ देखिए आई केप में डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, तो आई केप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डेल अपॉन डेल वाई तो यहाँ आ जाएगा ए जेड, और यहाँ मैं लिखूँ डेल अपॉन डेल जेड तो यहाँ आ जाएगा ए वाई। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई केप का आ गया। और ऐसे ही हम सबका करेंगे तो इसका पूरे का मीनिंग होता है डेल अपॉन डेल एक्स और ये ए एक्स। अब इससे ही सॉल्व करके देख सकते हैं, यही मान आएगा। और ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये क्या है, इसको हम डिटर्मिनेंट में कब लिखते हैं, तब क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का है, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल अपॉन डेल जेड
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ, इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। दो सदिश राशियों का क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और ये देखिए ये क्या है, डेल नेबुला ऑपरेटर क्रॉस ऑफ, अब ये क्या है ए वेक्टर, तो हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, ये हो गया डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, जहाँ पर डेल क्या है नेबुला ऑपरेटर है। और इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है। तो इस तरह से किसी भी सदिश क्षेत्र के कर्ल को हम किस में डिनोट कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं।